नमस्कार। 8:55 हो चुके हैं। मैं संजीव शर्मा आपकी खिदमत हाजिर हूँ आज दिन भर की तमाम बड़ी छोटी खबरें लेकर। आप कृपया जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हम उस चर्चा को शुरू कर सकें जिसको आप सुनने के लिए ललायित रहते हैं और एकदम से जुड़कर हमें आशीर्वाद देते हैं। गौतम पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया। भूरी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ाव के लिए। पूर्णानंद वर्मा जी, कांगड़ा HP, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। राजेश गंगोत्रा जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? रणवीर सिंह जी नमस्ते। विजय कुमार जी आप कैसे हैं? ठीक हैं? रोशन मालपा जी क्या बात है, कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही, कैसे है मालपा जी? घर परिवार सब ठीक है? भूरी सिंह जी नमस्ते। राजेंद्र कुमार उपमन्यु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ाव के लिए। श्री लड्डू गोपाल जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीर सिंह जासपा थैंक यू। जासपा आप लाहौल से हैं वीर सिंह जी? संजीव चौधरी जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। महेंद्र कुमार जी नमस्ते। सुरेंद्र कुमार जी OPS, बिल्कुल OPS अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है जी, उस पर चर्चा करेंगे। कुशाल शर्मा जी थैंक यू। अभिमन्यु जी थैंक यू वेरी मच। भूरी सिंह जी नमस्ते। राकेश शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। संजीव सूद जी नमस्ते। सागर हुसैन जी थैंक यू वेरी मच। ब्राम लट्टू जी लट्टू जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। प्रेम कुमार जी, खुशवंत चौहान जी थैंक यू वेरी मच। गौतम कश्यप जी नमस्ते आपको भी। अनिल ग्रोवर जी काइंडली आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों के साथ भी जल्दी से जल्दी जुड़ाव हो जाए। वेदभूषण नेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु जी नमस्कार कबूल है और हमारी नमस्ते भी आप कबूल कीजिए। हेम भगवान जी, अनिल जम्बाल जी, सुमन शर्मा जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू चौहान जी आपका भी हेलो हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रंजीत चौहान जी नमस्ते आपको भी। जितेंद्र कुमार जी आज का जो सियासी फलसफा है वो प्रियंका गांधी की रैली के आसपास सिमटा हुआ है। प्रियंका गांधी की रैली आज नगरोटा में थी। इसको परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली या परिवर्तन संकल्प रैली आप कह लीजिए। प्रतिज्ञा जैसे हम भारत के लोग, भारत की अखंडता, वो वाली प्रतिज्ञा जिस तरह से होती है, स्कूल में प्रतिज्ञा होती थी कि मैं शपथ लेता हूँ कि ये करूंगा वो करूंगा, तो उस तरह की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैलियां लगातार कर रही हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ये दूसरी रैली है। इससे पहले वो मंडी में रैली कर चुकी है। रोड शो की इजाजत कुल्लू में नहीं मिली थी। आज प्रियंका गांधी नगरोटा में थी जहां वो GS बाली के बेटे रघुवीर सिंह बाली के समर्थन में रैली करने आई थी। लेकिन उससे पहले और रैली के दौरान उन्होंने तमाम वो चीजें करी जिनके लिए बीजेपी जानी जाती है। उन्होंने बड़े स्टाइल से बीजेपी की दुखती रगों पर हाथ रखा। उन्होंने मंदिर वाली पॉलिटिक्स भी करी। हम इसको पॉलिटिक्स ही कहेंगे, हालांकि मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं, हम भी जाते हैं। लेकिन नेता जब मंदिर जाते हैं तो उसके कई मतलब निकाले जाते हैं और ऐसा नहीं होता कि किसी एक पार्टी का नेता जाए मंदिर तो कहा जाए कि माथा टेकने गया था और दूसरी का जाए तो कहा जाए कि पॉलिटिक्स करने गया था। अगर एक का नेता माथा टेकने गया था तो दूसरी का भी माथा टेकने गया था, और अगर एक का पॉलिटिक्स करने गया था तो दूसरी का भी पॉलिटिक्स करने गया था। मंदिर की पॉलिटिक्स को लेकर इस देश में बड़े लंबे समय से बहस होती रही है। मंदिर की पॉलिटिक्स यहां बेसिकली शुरू भी बीजेपी नहीं करी थी। जब 1989 में राम मंदिर का संकल्प लिया गया था, पालमपुर में लिया गया था, वो भी पालमपुर के ग्राउंड में जिसे अब शहीद विक्रम बत्रा के नाम से जाना जाता है, उस ग्राउंड में, शहीद विक्रम बत्रा ग्राउंड में उस समय राम मंदिर का संकल्प लिया गया था। उसके बाद इस देश में मंदिर की राजनीति ने कई सोपान चढ़े और कई चुनाव देखे, आपने भी देखे होंगे। आज प्रियंका गांधी ने उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में कांग्रेस को चुनौती बीजेपी वाले इस तरह से देते हैं राजनीति से, उसी स्टाइल में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्रचार शुरू कर रखा है। जब वो सोलन आई थी, आपको याद होगा, शूलिनी माता के मंदिर गई थी। उसके बाद वो मंडी आई तो भूतनाथ और दूसरे मंदिरों में भी गई वो। और आज जब वो नगरोटा बगवा में रैली कर रही थी तो नगरोटा बगवा से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर उन्होंने ज्वालामुखी मंदिर में, ज्वालामुखी शक्तिपीठ में शीश नवाया। वहां भक्तों के साथ, भक्तों की भीड़ के साथ वो मिली, सेल्फी ली और उसके बाद वो रैली में गई। जब वो रैली में गई तो उन्होंने OPS के बाद अग्निवीर की दुखती रग पर हाथ रखा। कांगड़ा वैसे भी फौजियों का सबसे बड़ा घर है हिमाचल प्रदेश में, सबसे बड़ा जिला है, तो जाहिर है कि फौज में सबसे ज्यादा लोग भी वहीं से हैं और एक से एक बड़ी पोस्टों पर हैं। कांगड़ा की अगर बात करें तो थल सेना अध्यक्ष भी वहां से रह चुके हैं VN शर्मा, और उनके भाई मेजर सोमनाथ शर्मा
पहले परमवीर चक्र देश के, वो भी कांगड़ा से ही है। नगरोटा में जहां वो रैली कर रही है उससे कुछ ही दूरी पर उनका घर है। वीएन शर्मा जी का और मेजर सोमनाथ शर्मा जी का घर है। कभी कभार आते हैं वो अलग बात है, लेकिन घर तो घर है और वो है। और यही वजह थी कि कांगड़ा को सोच समझ के प्रियंका गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे के लिए चुना। उन्होंने साफ कहा कि अग्निवीर एक सबसे बड़ा फेल्योर है, सबसे बड़ा मजाक है इस देश के उन युवाओं के साथ जो फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं और साथ ही साथ में अपने परिवार का पालन पोषण भी करना चाहते हैं। लेकिन अब 4 साल बाद उनमें से बहुतेरे यानी 75%, 25% को रखा जाएगा, 75% के सामने इस बात का संकट होगा कि 4 साल सेना की नौकरी के बाद, देश की नौकरी के बाद वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे। बहुत सोच समझ कर उन्होंने मुद्दा उठाया है। उन्होंने ओपीएस के मुद्दे को भी दोहराया। ये उन्होंने सोलन में भी दोहराया था और मंडी में भी दोहराया था, और आज भी उन्होंने दोहराया कि हम पहले ही कैबिनेट में ओपीएस देंगे। लेकिन अग्निवीर आज उन्होंने दूसरी दक्ष दबाई। धीरे धीरे प्रियंका यहां के चुनाव प्रचार की तमाम पेचीदगियों को समझते हुए आसानी से उनके ऊपर प्रहार कर रही हैं और उनको मुद्दा बनाकर जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं, और अब तक वो कोशिश में कामयाबी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी रैलियों में एक अलग सी वाइब्स देखने को मिलती हैं जो बीजेपी की रैली में मिसिंग है। हालांकि ये स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कभी नहीं होता कि बीजेपी की रैली में कांग्रेस के लोग आएंगे और कांग्रेस की रैली में बीजेपी के लोग आएंगे। हाँ ठीक है, आते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग नहीं होते जो ब्रांडेड होते हैं, जो सुनना चाहते बड़े नेताओं को, वो आ जाते हैं। लेकिन फिर भी 90 से 98% वो लोग होते हैं जो पार्टी के समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो लोग होते हैं। तो जाहिर है उनमें जोश तो होता ही है, लेकिन बीजेपी की रैलियों से ये जोश मैंने अब तक गायब देखा है। प्रधानमंत्री की रैली को छोड़ दें तो बाकी रैलियों में ये जोश हमने नहीं देखा। चाहे वो जगत प्रकाश नड्डा जी की रैलियां हो, चाहे वो गडकरी जी की रैलियां हो, चाहे योगी जी की रैलियां हो। योगी जी की आज 3 रैलियां थी, उसमें वो तीनों की तीनों रैलियां वही थी, उसके आसपास थी। एक ज्वाली में थी, कांगड़ा जिले में, एक ज्वालाजी में थी और एक देरा में थी। लेकिन इसके बावजूद आज का जो लाइमलाइट था वो लूट के प्रियंका गांधी ले गई, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही नफासत से अग्निवीर को मुद्दा बनाया उस कांगड़ा में जहां से सबसे ज्यादा हमारे पास फौजी भाई हैं। और उन्होंने कहा कि हम ओपीएस तो पहले ही कैबिनेट में बहाल करेंगे, लेकिन हम लोग जो है, अगर हमारी सेंटर में सरकार आई तो हम लोग अग्निवीर को भी रद्द करेंगे। अग्निवीर को लेकर बहुत से जो हमारे बच्चे हैं वो पहले से ही निराश चल रहे हैं, और अब उनके इस निराशा के भाव को समझते हुए उनके इस मुद्दे को प्रियंका गांधी ने आवाज दी है। देखना होगा ये आवाज वोट में कितनी बदलती है कांग्रेस के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कांगड़ा जिले में अब तक 734 जवान शहादत पा चुके हैं सेना में काम करने वाले। दूसरे जवान लगे हैं, पुलिस के भी लगे हैं, लेकिन और अर्धसैनिक लगे हैं, लेकिन सेना ही सेना में काम करने वाले 734 जवान अब तक शहादत पा चुके हैं। और यही नहीं, देश के लिए सेना में काम करते हुए सर्वोच्च बलिदान के लिए आज तक कुल जितने 21 फौजियों को जो है परमवीर चक्र मिला है, उनमें से 4 हिमाचल के हैं और 2 परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन विक्रम बत्रा उसी कांगड़ा के थे जहां वो रैली कर रही थी। मैंने आपको बताया कि जहां वो रैली कर रही थी वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मेजर सोमनाथ शर्मा का घर है, और मेजर सोमनाथ शर्मा के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विक्रम बत्रा का घर है। पालमपुर और नगरोटा का डिस्टेंस शायद 30 किलोमीटर के आसपास है, और डाढ़ में नगरोटा बगवा और डाढ़ के बीच 6 या 7 किलोमीटर की दूरी है। डाढ़ में मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके भाई वीएन शर्मा जो थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, उनका घर है। तो ये उन्होंने सोच समझ के इस पे हल्ला बोला आज, और फिर ओपीएस को भी उन्होंने छेड़ा। उन्होंने कहा कि ओपीएस हम दे के ही रहेंगे और पहले ही कैबिनेट में दे देंगे। जाहिर है कल कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आना है, इन विषयों पर कुछ ना कुछ उसमें भी रहेगा। हालांकि ये पहले से ही कह चुकी है कांग्रेस कि वो जो है अब इन मुद्दों के ऊपर उन्होंने गारंटी जिस तरह से दी थी, ओपीएस की गारंटी दी थी उन्होंने, तो अब अग्निवीर पे भी उन्होंने अपना जो है वो स्पष्ट कर दिया है रुख अपना।
तो ये एक बड़ी चिंता बीजेपी के लिए हो सकती है। कल सारी आंखें, बीजेपी की सारी नजरें, आपकी तो रहेंगी ही, हमारी भी रहेंगी ही, बीजेपी की तमाम नजरें इस बात पे रहेंगी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या आता है। उसके बाद शायद देर रात बीजेपी का मैनिफेस्टो फिर से रीड्राफ्ट हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार बीजेपी के बड़े नेता अब ओपीएस का तोड़ ढूंढने के लिए लगे हैं। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल जो उन्होंने कल किया था वो ये था कि एनपीएस संघ के कर्मचारियों की शिकायत कर दी थी, जिनको आज चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया है कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के लिए। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा जेस्चर नहीं था, वो एक अच्छा जेस्चर नहीं था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। फालतू में विवाद बढ़ाने की बात है। बीजेपी के बड़े नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जो कुछ नेता जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनके हवाले से ये शिकायत गई है, वो इन चीजों को प्रॉपर्ली डिस्कस करने के बाद ही आगे बढ़ाएं, अन्यथा कई बार तीर उल्टे भी पड़ जाते हैं। ओपीएस और अग्निवीर के तीर आज खूब चलाए प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में। अब इसका असर देखने को मिलेगा कल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में। क्या नरेंद्र मोदी प्रियंका के ऊपर प्रहार करेंगे? और अगर ऐसा वो करेंगे तो क्या इससे प्रियंका का कद ऊंचा नहीं होगा? बड़ा धर्म संकट है जनाब। इसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। बोलते हैं तो प्रियंका ऑटोमेटिकली लाइमलाइट में आती हैं, लेवल ऊंचा हो जाता है। प्रधानमंत्री प्रियंका पर हमला करें तो लेवल ऊंचा हो जाएगा। नहीं बोलते हैं तो समस्या यह है कि चुनावी माहौल है, आपकी चुप्पी के कुछ और मतलब निकल जाएंगे। इसलिए देखना होगा। आमतौर पर प्रधानमंत्री इस तरह की घोषणाएं अपने भाषणों में नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं, खासतौर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था 5 तारीख तक का इंतजार कीजिए, ओपीएस पे कुछ बड़ा होने वाला है। तो बीजेपी का 5 तारीख का जो कार्यक्रम था सबसे बड़ा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। तो क्या नरेंद्र मोदी कल यहां से ओपीएस की घोषणा कर जाएंगे और फिर वो पूरे देश में ही लागू होगी? जाहिर सी बात है। तो क्या पूरे देश को लेकर बीजेपी ने जो एक बड़ा फैसला लिया था कर्मचारियों के लिए, एनपीएस वाला, क्या वो पलट जाएगा? और अगर पलट जाएगा तो निश्चित तौर से ये हिमाचल प्रदेश के एनपीएस संघ की एक बहुत बड़ी जीत होगी, जो उनको ही नहीं पूरे बाकी राज्यों को भी ये हक दिलाएगी, पेंशन का हक, जो मैं समझता हूं कि हर कर्मचारी का हक है। नजरें रहेंगी उस पर, लेकिन अभी फिलहाल कल के जो कार्यक्रम है वो बड़े नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ही की रैली पे ही नजरें रहेंगी। हाँ, इसी बीच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक कार्यक्रम आया है। वो कांगड़ा के चिंतपूर्णी विधानसभा के गांव कालूदी बड़ में जनसभा करेंगे, फिर उसके बाद मैडी में जनसभा को संबोधित करेंगे और बेहड़ जसवा में जाएंगे, ये चिंतपूर्णी विधानसभा के हैं। फिर नदौन विधानसभा क्षेत्र के गांव जोड़ छप्पड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं नदौन के ही बड़ा, जलाड़ी, बटरान इत्यादि में करेंगे। विधानसभाएं जो है विधानसभा क्षेत्र में जो है वो जनसभाएं करेंगे। फिर देर रात जो है गीता भवन में नदौन में जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 नवंबर का एक कार्यक्रम देवेंद्र सिंह राणा का भी आया, सह प्रभारी है भाजपा के, और ये बैजनाथ में मंडल चुनाव समिति की बैठक लेंगे। उसके पश्चात जयसिंहपुर मंडल चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे और देर शाम फिर डलहौजी चले जाएंगे, जहां वो डलहौजी मंडल चुनाव समिति की बैठक लेंगे। आज ही बीजेपी के प्रवक्ता ने कल की खबर छपी थी आपको कि कांग्रेस वाले घूमने के लिए आते हैं। अच्छी बात है, घूम तो सारे ही रहे हैं, और जनता किसको घुमा के रख देगी ये तो वक्त बताएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, कोटखाई और संजौली में इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। शराब व्यापारी इंदर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। शिमला में उनके अलग अलग ठिकानों पर छापे हुए हैं। संजौली वाले घर और दफ्तर में भी इनकम टैक्स की चंडीगढ़ की टीम ने रेड की है। जाहिर है इसको लेकर भी पॉलिटिक्स होगी ही, और पॉलिटिक्स जो है कई तरह की हो रही है। आज राजीव शुक्ला ने पालमपुर में शांता कुमार से मिलकर उनको जादू की झप्पी मारी। दोनों नेताओं की हंसते हुए एक दूसरे से मिलते हुए तस्वीरें शाया हुई, और जाहिर है कि मीडिया को भेजी गई सबसे पहले ताकि चर्चा बने। चर्चा तो बननी ही है। शांता शुक्ला और शांता जी का मेल जो है निश्चित तौर पे कई संकेत जो है पॉलिटिकल एरिना में लेके जाएगा। बीजेपी पहले ऐसे संकेत देती थी, अब कांग्रेस भी दे रही है, एक के पीछे एक। ये प्रथा यहाँ कुलदीप राठौर ने शुरू करी थी उपचुनाव के दौरान, आपको याद होगा। लेकिन शांता कुमार से ये मीटिंग इसलिए भी अहम मानी जाती है,
ऐसा नहीं है कि शांता कुमार बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है अब किसी की। वैसे भी वो सनेस्तम मया हो गया सक्रिय राजनीति से, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे कुछ ऐसा कहते हैं जो देश की राजनीति के लिए एक मिसाल बन जाता है, एक रास्ता दिखाने की बात करता है। अपनी बात बेबाकी से वो कहते हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले ही मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी में परिवारवाद पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में परिवारवाद की राजनीति जो है अब स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये खेद की बात है कि हमारी पार्टी में भी है, कम है लेकिन है, उन्होंने कहा था। जाहिर है कि खुल के नहीं बोले थे। ये अलग बात है कि उसी साक्षात्कार में उन्होंने अनुराग ठाकुर की भी तारीफ करी थी। उन्होंने कहा था कि हिमाचल के लिए बड़ी बात है, जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो केंद्र में एक अच्छे मंत्रालय संभाल रहे हैं, और ये हिमाचल के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि 3-3 हिमाचल के बेटे इस तरह से राजनीति में ऊंचे सोपान पर बैठे हुए हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जी तो ओवरऑल अपने आप को हिमाचल का बेटा मानते ही हैं, लेकिन आज हिमाचल की बेटी प्रियंका गांधी की रैली के ठीक पहले या उस दौरान शांता कुमार से राजीव शुक्ला का मिलना जाना, ये संयोग नहीं हो सकता जनाब। ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर भी शांता कुमार ने कुछ कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया, ये भी चिंता का विषय है। और ये चीजें जो हैं इसलिए ध्यान खींचती है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, इसको तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वो वक्त भी अब ज्यादा दूर नहीं है। उधर मनाली में मासूम से हुए दुराचार पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। वहां 2 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हो गई थी, और बच्ची जो है घटना के कई घंटे बाद जो है परिवार को बच्ची स्यार नाले में पड़ी मिली थी। गुरुवार को यह मामला सामने आने के बाद शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बच्ची के साथ हुई इस दुराचार की घटना का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर करारा हमला किया है। पार्टी प्रवक्ता एआईसीसी की सुप्रिया सुनेत ने कहा कि इस घटना ने साबित कर दिया कि भाजपा राज में प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों की पॉलिटिक्स इस तरह से हो रही है। हालांकि ये सब जगह होता है, इस तरह की कानून व्यवस्था के साथ जुड़ी घटनाओं को लेकर हमला होता है। तो आज मनाली वाला जो दुराचार वाला मामला है उसको लेकर कांग्रेस ने भी कोशिश करी है घेरने की, लेकिन घिर जो है राज्य के सुपर कॉप संजय कुंडू भी लगातार घेर रहे हैं। कल कांग्रेस ने उनको घेरा था, उनके इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए थे कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उनको पद से हटाया जाए। तो अभी जो है आज चुनाव आयोग ने बकायदा एक नोटिस भेजकर मुख्य सचिव आरडी धीमान से संजय कुंडू पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। और उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उसका जो है मजमून जो है वो मीडिया को जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये साफ किया गया है कि वो स्थिति स्पष्ट करें कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या वो संजय कुंडू के आचरण से जो है संतुष्ट है सरकार या नहीं है, और अगर उनको बदला जा सकता है तो क्यों ना उनको बदला जाए। ये तमाम सवाल जो हैं ये भेजे हैं। उधर कल जो शिकायतें पहुंची, तब तक 172 शिकायतें चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की पहुंची है, 90 का निपटारा हो गया है और बाकी का जो है चल रहा है। तो कल जो एनपीएस वालों को लेकर शिकायत करी थी बीजेपी ने, आज उन एनपीएस वालों को भी उनके विभागों के माध्यम से नोटिस जो है वो सर्व किए गए हैं। तो लगातार ये मामला जो है ये भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम दुल्टा के हवाले से जो है ये डीजीपी संजय कुंडू के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को लेकर जो आरडी धीमान को पत्र लिखा गया है वो उनकी ओर से लिखा गया है। तो जाहिर है ये पॉलिटिक्स भी अब कुछ ना कुछ तो गुल खिलाएगी ही। और बाकी अगर बात करें तो एक डाटा आया है हमारे पास चुनाव आयोग की ओर से, वो आपको बता दें। पंजाब के इससे पहले मैं एक और खबर लेता हूँ। पंजाब के सीएम भगवंत मान का परिवार, उनकी माता हरपाल कौर और पत्नी गुरप्रीत कौर ने जो है आज माता चिंतपूर्णी के दरबार में हाजिरी भरी है, माथा टेका है। ये अलग बात है कि जब से चुनाव आचार संहिता हुई है भगवंत मान यहाँ से गायब हैं। और कल भगवंत मान के मुखिया सुप्रीमो जब केजरीवाल सोलन आए थे
तो उनके रोड शो में गड़बड़ हुई थी। पंजाब के ही कुछ लोग बताए जा रहे हैं, आरोप कर रहे हैं कि वहाँ के कुछ कर्मचारी थे, वो आए थे और उन्होंने गड़बड़ करी थी। उसके बाद उनको भाषण छोड़ना पड़ा था। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक डाटा आया है चुनाव आयोग की ओर से। इस चुनाव में 14वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव हो रहा है, कुल 412 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें से 24 महिलाएं हैं, 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। प्रदेश में इस समय कुल मतदाता फाइनल लिस्ट जो है 55,92,828 मतदाता हैं और ये अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, जिसके लिए निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में कुल 7,881 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। कुल मतदाताओं में से 28,54,945 पुरुष हैं, 27,37,845 महिलाएं हैं। थोड़ी सी कम है महिलाएं, लेकिन वोटिंग इनकी हमेशा ज़्यादा होती है। पिछले 6 चुनावों का आंकड़ा मैंने आपको दिया था पिछले अपने कार्यक्रम में कि महिलाएं वोट ज़्यादा करती हैं। और 38 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इस बार के चुनावों में 18 से 19 वर्ष की आयु के जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं 1,93,106 नए मतदाता आए हैं और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,21,409 वरिष्ठ मतदाता हैं, जिनमें से अधिकांश अपना मत जो आज इस बार घर बैठे भी डाल रहे हैं। 56,501 दिव्यांग मतदाता हैं और बीजेपी और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी के 53 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के 29, 68 नहीं मिले जिनको, 29 मिले। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11, हिमाचल जनक्रांति पार्टी के 6, हिंदू समाज पार्टी तथा स्वाभिमान पार्टी के 3, हिमाचल जनता पार्टी, भारतीय वीर दल, सैनिक समाज पार्टी तथा राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक उम्मीदवार, भाकपा कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा वो माकपा है का एक उम्मीदवार प्रत्याशी जो है मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 99 है और मंडी जिला के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 11 प्रत्याशी हैं। नाम वापस लेने के बाद की बात है। न्यूनतम प्रत्याशियों की श्रेणी में जिला चंबा का चुराह विधानसभा क्षेत्र है, लाहौल स्पीति तथा मंडी का द्रंग विधानसभा क्षेत्र है, जहां मात्र 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। सबसे कम आयु के जो प्रत्याशी हैं वो पीयूष कांगा है, 26 साल के, बिलासपुर के। ये निर्दलीय हैं। पार्टी की ओर से चैतन्य शर्मा 28 साल के, कांग्रेस की ओर से हैं। नाचन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जमुना चौहान 29 साल की हैं। भरमौर विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल जनक्रांति पार्टी की पूजा भी 29 साल की हैं। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीषा 30 साल की हैं। करसोग विधानसभा क्षेत्र से CPIM के किशोरी लाल 31 के हैं। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विक्रमादित्य सिंह 33 के तथा करसोग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दीपराज 34 साल वाले जो हैं प्रत्याशी, युवा प्रत्याशियों के 35 वाले हैं। उम्रदराज की बात भी कर लेते हैं। सबसे ज्यादा उम्र वाले जो हैं 82 वाले कांग्रेस में कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल हैं, ये सोलन से लड़ रहे हैं। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र कुमार 78 साल के हैं जी। पछाड़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी GR मुसाफिर, गंगूराम मुसाफिर 77 के हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कौल सिंह 76 के हैं। भरमौर से कांग्रेस के ठाकर सिंह भरमौरी 75 साल के हैं। बैनाथ से कांग्रेस के किशोरलाल भी 75 साल के। बाकी 70 के तो कई हैं, 70 के कई हैं। और जैसे रामलाल जी 70+ में है, 71 में है। सुरेश भारद्वाज 71 में है। रमेश धवाला 70 में है और एक की टिकट कट गई है, महेंद्र सिंह जी की टिकट कट गई है। तो ये आंकड़े थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए और इसको एक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग तक भी पहुंचे। पवन शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश रोमन रेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अग्निवीर और OPS को लेकर अपने आप कमेंट जरूर करिएगा, आप क्या सोचते हैं अग्निवीर को लेकर। जो आज मुद्दा उठाया है वो कितना प्रभावी रहने वाला है। और OPS पे तो लगातार आप चर्चा करते ही हैं, लेकिन दूसरे मुद्दे भी तो हैं। NHM वाले हैं, जल रक्षकों की कई समस्याएं हैं जो नहीं हल हुई हैं। JOIT वाले हैं 817, 939, 900, पता नहीं कौन कौन से कोड नंबर याद भी नहीं रहते हैं। ये सारे बेचारे जो हैं परेशानी में हैं। राजीव चौहान जी थैंक यू वेरी मच। मनीष शर्मा जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अक्षय वर्मा जी जय हिंद। सुरेंद्र सिंह जी थैंक यू। OPS मस्ट, पवन कुमार जी का कहना OPS मस्ट जी, बिल्कुल हमारा भी मानना है कि पेंशन जो है वो कर्मचारियों का अधिकार है। वो कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं ये तय करना सरकार का अधिकार हो सकता है, लेकिन होनी चाहिए ये कर्मचारियों का हक बनता है। अजय शर्मा जी। ललिता देवी जी देखिए क्या बनता है, चुनाव है, कौन जीतता है कौन हारता है। 12 तारीख को आप उसका फैसला करेंगे। 8 तारीख को ये फैसला दिसंबर में बाहर आ जाएगा। अनिल के शर्मा, मनीष गौतम, वंशिष गोयल थैंक यू। वंशिष गोयल बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों बाद आप आए हैं। बीच में गगरेट गया था, आपसे मुलाकात नहीं हुई।
मनोज कुमार जी, ओपीएस ओनली, नथिंग एल्स। मैं आप रोज पूछते हैं जी नदौन का क्या है। नदौन का वही है अनिल कुमार जी जो चल रहा है। कुछ बाइंडिंग्स रहती है पत्रकारिता की, हम लोग ये नहीं बता सकते कौन जीत रहा है कौन नहीं। नदौन में मुख्य रूप से 3 लोगों के बीच में मुकाबला है, सुखविंदर सुक्खू, विजय अग्नोत्री और शैंकी ठुकराल। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच में कुछ और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन 3 प्रभावी कैंडिडेट हैं। नीलमणि शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अनिल के शर्मा जी, बता दिया आपको। नमस्ते नंदिनी मित्तल जी, आप कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग। आपकी रिपोर्टिंग भी बस बढ़िया होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसएमसी टीचर रेगुलर होना चाहिए, गुमान चंद जी का कहना है। जी बिल्कुल। सालती अग्नोत्री, रवि शर्मा, अच्छी रही जी। वो चाय पे चर्चा जो थी वो मित्रतावश थी मुख्यमंत्री से, रवि शर्मा जी। उसमें पॉलिटिक्स का कोई मामला नहीं था, लेकिन पॉलिटिशियन घर आते हैं तो थोड़ी बहुत ही चर्चा हो जाती है, क्योंकि हमारा और उनका धंधा ही किस तरह के कि उसमें चर्चा हो जाती है। लेकिन वो एक मित्र भाव से घर आए थी और उसी भाव से हमने उनको वहाँ उनका स्वागत किया। थैंक यू वेरी मच जी। झुंझुनू में टफ है जी फाइट, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी फाइट है और उसको थोड़ा सा दिलचस्प बना रहे हैं राजकुमार कौंडल। थैंक यू।